सातवें राजा की लाख कोशिशों के बावजूद भी चांदी के रंग के उस तीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसके शैतान रक्षक कवच को भेदता हुआ अंदर चला गया। इसके बाद वो उसके सीने के आर पार हो गया और आसमान में फैली शैतानी शक्तियों की तरफ बढ़ने लगा, जिससे शैतान राजाओं की शैतानी शक्तियों से तैयार हुआ ढांचा अचानक से कमजोर पड़ने लगा। कुछ पलों बाद वो एक तेज धमाके के साथ तबाह हो गया और उस इलाके में दोबारा चांदनी दिखाई देने लगी। इस तबाही की वजह से पांचों शैतान राजाओं के चेहरे पीले पड़ने लगे और सभी खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे जा गिरे। उनकी आंखों में हैरानी थी और वो सभी हवा में मौजूद सातवें राजा को देखने लगे। इस वक्त सातवां राजा कांप रहा था और अपने सीने पर बने छेद को देख रहा था, जिसमें से लगातार काले रंग का खून निकलता जा रहा था। न सिर्फ उसके बेहद मजबूत शैतान रक्षक कवच पर वो छेद हो गया था, बल्कि उसके आसपास ढेर सारी दरारें भी नजर आने लगी थी। कोई यकीन नहीं कर पाया कि छोटू के हमले से वो अटूट शैतान रक्षक कवच टूट कैसे गया। तभी सातवें राजा ने हड़बड़ाते हुए उस जख्म को छुआ और बड़ी आंखों के साथ कहा, ये कैसे मुमकिन है? उसके पीछे मौजूद शैतानी शक्तियों में अचानक हलचल मच गई और सातवें राजा का चेहरा भी कमजोरी के चलते पीला पड़ने लगा। इससे साफ हो गया था कि वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, लेकिन नीचे खड़े छोटू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो लगातार सातवें राजा को देखता गया। छोटू का हाथ खून से रंग चुका था और धीरे धीरे कांप भी रहा था। जाहिर सी बात थी कि पिछले हमले ने उसकी सारी शक्तियां खर्च कर दी थी। तभी सातवें राजा के चेहरे की हैरानी देखकर छोटू ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, लगता है कि तुम्हारा यह अटूट शैतान रक्षक कवच उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना तुम इसे मानते आ रहे थे। छोटू को उसका मजाक उड़ाते देख सातवें राजा का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वो गुस्से में हमला करने ही वाला था, तभी उसे देखा कि छोटू ने एक बार फिर काले रंग का धनुष ऊपर कर लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उसमें एक और तीर नजर आने लगा था जो बिजलियों से बना था। उस तीर को देखते ही सातवां राजा घबराने लगा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि छोटू का वो हमला इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता था, लेकिन उस हमले का असर वो देख चुका था, इसलिए इतना घबरा रहा था। इसके बावजूद वो अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपना हाथ लहरा कर चिल्लाया, ध्रुव रायजादा, मेरे सामने ताकतवर होने का नाटक मत कर। मैं जानता हूं कि तेरा ये तीर बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पिछले हमले के बाद मुझे पता है कि तू एक बार और ये हमला नहीं कर सकता। इसलिए चाहे कुछ क्यों ना हो, तेरी जिंदगी तो आज खत्म होकर रहेगी। शैतानी शक्तियों के सैलाब के बीच सातवां राजा देखने में खौफनाक लग रहा था। वो एक झटके में शैतानी शक्तियों के सैलाब के बीच कहीं छुप गया और छोटू उसका पता तक नहीं लगा पा रहा था। इस बात के चलते छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखी, जिसके साथ उसने कहा, यह आदमी तो बहुत शातिर निकला। छोटू उस तीर पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए था। तभी उसे शैतानी शक्तियों के सैलाब के बीच एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी, पांचों शैतानी राजा मेरे साथ हमला करो और इस लड़के को खत्म कर दो। छोटू को खत्म करने के लिए सातवां राजा अपने गुरूर को भुलाकर पांचों शैतानी राजाओं के साथ छोटू पर हमला करने के लिए तैयार हो गया था। तभी अरान्या छोटू के पास आई और उसने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की। छोटू ने अपना हाथ लहराया और आसमान विनाशक लाश को ठीक बगल में ले आया। वो जानता था कि सातवां राजा बिल्कुल ठीक कह रहा था। छोटू की शक्तियां पिछले हमले में खर्च हो गई थी। इसका मतलब वो दोबारा पिछले हमले जैसा हमला नहीं कर सकता था। शुरू में उसे लगा था कि पिछले हमले से वो सातवें राजा को खत्म कर देगा, लेकिन अफसोस कि अंधेरे के गुलामों की असली ताकत आंकने में उससे थोड़ी भूल हो गई। अब छोटू सिर्फ आसमान विनाशक लाश पर भरोसा कर सकता था, उसके लिए थोड़ा वक्त हासिल करने के लिए। इस दौरान छोटू जल्द से जल्द अपनी शक्तियां वापस हासिल करने की कोशिश करता, ताकि वो एक बार फिर पिछले हमले जैसा हमला कर सके। तब सातवां राजा चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो ही जाता। पर छोटू ये नहीं जानता था कि जब तक वो शक्तियां हासिल करेगा, तब तक आसमान विनाशक लाश और अरान्या मिलकर पांचों शैतानी राजा और सातवें राजा को संभाल भी पाएंगे या नहीं। फिर एक झटके में 6 शैतानी रोशनियां आसमान में आगे बढ़ती रही, जो छोटू की तरफ बढ़ रही थी। उन रोशनियों को हमला करते देख अरान्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। वो भी अच्छी तरह जानती थी कि छोटू की मौजूदा हालत क्या थी, इसलिए अपनी बात कहकर उसने अपनी तलवार को जगमगाना शुरू कर दिया। छोटू ने जब ये नजारा देखा तो वो काफी बेचैन होने लगा। चाहे वो सातवें राजा को जख्मी करने में कामयाब क्यों ना हुआ था, लेकिन अंधेरे के गुलाम बहुत ज्यादा खतरनाक निकले थे। इसका मतलब जख्मी हालत में भी वो अच्छी तरह मुकाबला कर सकते थे। ऐसे में अरान्या कैसे उन्हें संभाल पाती। पर जैसे ही छोटू परेशान होने लगा तो अचानक उस इलाके में एक रौबदार आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ी, अंधेरे के गुलामों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंधकार शहर में आकर अपनी मनमानी करने की? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा अंधकार महल कुछ नहीं कर पाएगा? इस आवाज के साथ एक रोशनी तेजी से आगे बढ़ी और पूरा इलाका अंधेरे से भरने लगा। अगली पल एक लड़की 2 योद्धाओं के साथ छोटू के पास आ गई। ये तीनों असल में गुड़िया और अंधकार महल के 2 बड़े बुजुर्ग थे। छोटू ने जब गुड़िया को वहां आते देखा तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया, मगर फिर वो चैन की सांस लेने लगा। वहीं गुड़िया ने छोटू के खून से रंगे हाथों को देखा और बेचैनी भरी आवाज में पूछा, ध्रुव भैया, क्या तुम ठीक हो?
हम लोगों ने अंधकार शहर के 500 किलोमीटर का इलाका अच्छी तरह छान मारा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले। किस्मत से कुछ देर पहले इस जगह से खतरनाक शक्तियों की हलचल निकलकर फैलने लगी, जिसके चलते हम तुरंत यहाँ आ गए। गुड़िया की बात सुनकर छोटू ने चैन की सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखा। अब जो कि गुड़िया और बाकी लोग वहां आ गए थे, इसलिए छोटू को सातवें राजा से घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। इस दौरान आगे बढ़ते पांचों शैतानी राजा और सातवां राजा भी थम गया। उन्होंने गुड़िया और उसके साथियों को देखा, जिन्हें देखकर उनके चेहरों पर नाराजगी दिखने लगी। पहले उन्हें लगा था कि वो छोटू को यूं ही खत्म कर देते, लेकिन हकीकत उनकी सोच से बहुत अलग निकली थी। न सिर्फ वो वक्त रहते छोटू को खत्म नहीं कर पाए, बल्कि सातवां राजा खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। इस परेशानी के चलते पांचों शैतानी राजाओं ने पूछा, सातवें राजा, अब हम लोग क्या करें? उनकी बात सुनते वक्त सातवां राजा वहां इकट्ठा हुए सभी लोगों को देख रहा था, जिसके बाद उसने खौफनाक आवाज में कहा, अब जो कि ये लोग भी यहाँ आ गए हैं, तो चलो इन्हें भी खत्म कर दें। चींटियों का झुंड आखिर हमारा कुछ बिगाड़ सकता है क्या? चलो इन्हें खत्म करते हैं। आज हम जिस मकसद से यहाँ आए थे उसे पूरा करके ही जाएंगे। पांचों शैतानी राजा उसकी बात के लिए राजी हुए और जानलेवा इरादे के साथ शैतानी शक्तियां बाहर निकालने लगे। उनकी इस कदर शक्तियों से साफ हो गया था कि उनका अगला हमला सभी को खत्म करने के लिए होने वाला था। नीचे खड़ी गुड़िया ने जब ये नजारा देखा तो उसने तुरंत अंधकार हंसिया बाहर निकाला, जिसके साथ ही दोनों खड़े बुजुर्ग अपनी अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगे। उस तनाव से भरे माहौल को देखकर समझ आ रहा था कि दिल दहला देने वाला मुकाबला कुछ ही पलों में शुरू होने वाला था। मगर इससे पहले कि कुछ होता, अचानक से वहां एक बहुत जोरदार बिजली का झटका कड़कने लगा, जिससे लोगों के कानों के पर्दे तकरीबन फटते फटते बचे। इतनी तेज बिजली की आवाज सुनकर सभी के चेहरों पर हैरानी दिखी और लोगों ने अपनी नजर ऊपर करते हुए दूर आसमान में देखा। आसमान के उस इलाके में बाकी जगह की तरह अंधेरा नहीं था, बल्कि एक चौंधियाती चमक दिख रही थी। उस जगह पर बिजलियां ही बिजलियां नजर आ रही थी, जो धीरे धीरे फैलने लगी थी। उन बिजलियों के बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जो बिजलियों पर पैर रखते हुए आगे बढ़ने लगा। उस आदमी के शरीर में ऐसी शक्तियां थी जिसे महसूस करते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। जब सातवें राजा ने उस आदमी को आगे बढ़ते हुए देखा, तब उसके चेहरे पर अजीब सा खौफ नजर आने लगा और उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, बिजली महंत। जैसे ही सातवें राजा के मुंह से वो लफ्ज निकले तो हर कोई अपनी अपनी जगह पर जम गया। सभी की नजरें हैरानी के साथ बिजली की तरफ हुई, जहां वो आदमी चल रहा था। छोटू भी गौर से बिजलियों से घिरे उस आदमी को देख रहा था। वो आदमी कुछ ही पलों में बहुत आगे आ गया था और धीरे धीरे बिजलियों के कम होने पर वो आदमी अच्छी तरह दिखने लगा। वो आदमी अधेड़ उम्र का था, मगर उसके बाल सफेद रंग के थे। उसके हाथों पर बिजली का निशान बना था, जिसमें एक बड़ी ही प्राचीन शक्ति मौजूद थी। फिलहाल वो इंसान बेरहमी के साथ सातवें राजा और उसके साथियों को देखता जा रहा था। एक पल बाद उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मैं तुम लोगों की तलाश पूरी दुनिया में कर रहा था। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि मेरे रहते हुए तुम बाहर निकलोगे। खैर, अब जो कि तुम यहाँ आ ही गए हो, तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ छुपे बैठे हैं? बिजली महंत की बात पर सातवें राजा ने हंसते हुए कहा, आज भी तुम्हें अपनी ताकत पर उतना ही गुरूर है जितना पहले था। क्या तुम अकेले हमारी हैवान कोठरी से लड़ने के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम महंतों में इतनी ही ताकत थी तो उस वक्त क्यों तुम लोग गहरी नींद में सो गए थे? सच मान लो बिजली महंत, तुम हम लोगों से डरते हो। इस पर बिजली महंत ने जवाब दिया, चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मुझे इतना पता है कि तुम तो मुझसे इस तरह बात करने के काबिल नहीं हो। उसके इतना कहते ही उसकी आंखों में बिजलियां चमकने लगी और उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अनगिनत बिजलियां अपने हाथों में इकट्ठा करनी शुरू कर दी। फिर वो बिजलियां इकट्ठा होते हुए 6 बिजलियों के गोलों में बदल गई। इन 6 बिजली के गोलों में इस कदर बिजलियों की ताकत थी जिसे महसूस करते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। बिजली महंत रुकने को तैयार ही नहीं था और उसने जैसे ही अपना हाथ लहराया तो वो बिजली के गोले गायब हो गए। अगली पल वो गोले आयाम को चीरते हुए सातवें राजा और उसके साथियों के पास जाने लगे। सातवां राजा हड़बड़ाकर पीछे हुआ और उसने भी शैतानी शक्तियां निकालनी शुरू की। फिर इन शक्तियों की मदद से उसने अपनी तरफ आते बिजली गोलों का सामना किया। बिजली फैलने लगी और अगले ही पल सातवें राजा के गले से दर्द भरी आवाज निकली। उसका शरीर उड़ते हुए 1000 फुट पीछे जा गिरा और उसके हाथ जलकर काले रंग के हो गए थे। अगर उसके पास शैतान रक्षक कवच की रक्षा नहीं होती तो उसके हाथ तो पक्का टूट चुके होते। जहां सातवां राजा बिजली गोले के उस हमले को झेलने में कामयाब रहा, वहीं बाकी पांचों शैतानी राजा के पास इतनी ताकत नहीं थी। इसलिए बिजली गोलों की शक्तियों के सामने उनकी शैतानी शक्तियां एक झटके में तबाह हो गईं। बेहद खतरनाक बिजलियों की वजह से उनके शरीर पिघलने लगे और उनकी दर्दनाक चीखें उस इलाके में गूंजने लगी। कुछ ही पलों में 5 अवतार रैंक के योद्धा बिजली गोलों से मारे गए थे। छोटू ये नजारा देखकर काफी हैरान हो गया, बल्कि अंधकार महल के सबसे बड़े बुजुर्गों का भी ऐसा ही हाल था और उनके शरीर तक कांपने लगे थे। इस कदर ताकतवर हमले को देखकर वो तो बिजली महंत से टकराने की जरूरत तक नहीं कर पाते। जब सातवें राजा ने देखा कि उसके साथी बुरी तरह मारे गए तो वो दांत पीसते हुए चिल्लाया,
बिजली महंत तू मरेगा। लेकिन बिजली महंत के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं था और उसने साफ अंदाज में कहा, क्या आप बताओगे कि वो लोग कहाँ छुपे बैठे हैं, खास तौर पर वो कमबख्त असुर राजा? क्या हजारों साल बाद भी वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि बाहर आए? बिजली महंत की बात पर सातवें राजा के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई और उसने जवाब में कहा, असुर राजा बिजली महंत, उनसे लड़ते वक्त तुम मरते मरते बचे थे, इसके बावजूद तुम उन्हें ढूंढना चाहते हो। बेहतर यही होगा कि अगर उनसे निपटना है तो बर्फ की मलिका को बुलाओ, तुम्हारे जैसे मामूली महंत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस पर बिजली महंत की आंखों में जानलेवा इरादा झलकने लगा और उसने आगे आते हुए कहा, लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताने वाले। कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो यही सही। बिजली महंत ने जैसे ही अपना कदम बढ़ाया तो सातवें राजा की हंसी पूरी तरह गायब हो गई। उसने एक झटके में अपने शरीर में मौजूद सारी शैतानी शक्तियां बाहर निकाली और हड़बड़ाकर पीछे होने लगा। मगर उसके पीछे का आयाम टूटने लगा और अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम्हारी रफ्तार तो बहुत धीमी है। सातवें राजा ने देखा कि बिजली महंत उसके ठीक पीछे आ गया था और उसके हाथों में ढेर सारी बिजलियां थी। फिर बिजली महंत ने मुट्ठी कसते हुए एक जोरदार मुक्का सातवें राजा को जड़ दिया। उस हमले से सातवें राजा का शरीर काले रंग की रोशनी में बदलकर सीधे पास की पहाड़ी पर जा गिरा, जिससे वो पूरा पहाड़ टूट गया। लेकिन फिर भी बिजली महंत रुका नहीं और अपनी 2 उंगलियों में बिजलियां लाते हुए वो तेजी से उस टूटे पहाड़ की तरफ बढ़ा। उसके अंदर मौजूद एक शरीर चाहकर भी बिजली महंत के उस तेज तर्रार हमले से बच नहीं पाया। सातवां राजा खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर लेट गया और अब उसकी उठने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो ताकतवर सातवां राजा जो छोटू को तकरीबन मरने के कगार पर ले आया था, बिजली महंत के हाथों बुरी तरह हार गया था। फिर सातवां राजा जैसे तैसे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और आंखों में अजीब से इरादे के साथ बिजली महंत को देखता रहा। सातवें राजा के शरीर पर चढ़े मजबूत कवच पर बहुत सी दरारें आ चुकी थी। उसकी शक्तियां भले ही 2 अवतार इम्तिहानों वाले योद्धा की थी, मगर बिजली महंत की शक्तियां 3 अवतार इम्तिहान वाले योद्धा की थी। इतने में बिजली महंत ने उसके शरीर को देखकर कहा, इतने साल हो गए लेकिन आज भी तुम अपने इस कछुए के कवच की वजह से ही जिंदा हो। माना कि तुम्हारा ये शैतान रक्षक कवच ताकतवर है, लेकिन अगर मैं तुम्हें खत्म करना चाहूं तो ये भी मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी बात सुनते ही सातवें राजा ने तुरंत अपने हाथों से सील बनानी शुरू की। बेइंतहा शैतानी शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकलने लगी और अगले ही पल उसका शरीर 12 परछाइयों में बदल गया, जो चारों तरफ भागती नजर आ रही थी। ये सभी परछाइयां एक जैसी थीं और तो और उनके शरीर की शक्तियां भी एक जैसी थीं। इससे ऐसा लग रहा था कि वो सारी परछाइयां सातवां राजा ही था, महज कोई छलावा नहीं। बिजली महंत ने जब ये नजारा देखा तो उसने अपना सिर हिलाना शुरू किया, जिसके बाद वो बड़े अजीब अंदाज में गायब हो गया। उसके वहां से गायब होते ही काफी दूर बिजली गरजने लगी और छोटू ने देखा कि एक परछाई के सामने अचानक एक बिजली का झटका आ गया था। फिर वो परछाई एक हमले में ही गायब हो गई, जिसके बाद वो बिजली का झटका दूसरी परछाई के सामने दिखाई दिया। क्या होगा जब छोटू की मुलाकात होगी बिजली महंत से, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बिजली महंत सभी परछाइयों पर हमले करता गया और कुछ ही पलों में सिर्फ एक परछाई बाकी रह गई। आखिर में बिजली महंत ने उस आखिरी परछाई को भी मुक्के के साथ खत्म कर दिया। लेकिन ताजुब की बात थी कि वो आखिरी परछाई शैतानी शक्तियों में बदलकर बिखरी नहीं, बल्कि काले खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे जाने लगी। इससे साफ हो गया कि वो परछाई असली सातवां राजा था। बिजली महंत की आंखों में जानलेवा इरादा दिखने लगा, जिसके साथ उसने जख्मी हालत में दिखते सातवें राजा से कहा, मुझसे बचकर जाने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने बेवकूफ तो कभी नहीं थे। जब बिजली महंत ने देखा कि सातवां राजा अभी भी कुछ कहने को तैयार नहीं था, तो उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए अनगिनत बिजलियां अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करनी शुरू की। अब जो कि तुम कुछ कह ही नहीं रहे हो तो तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि तुम्हें खत्म करके मैं इस दुनिया से एक शैतानी कीड़ा और कम कर दूंगा, जिससे इसकी बेहतरी होगी। उसके हाथों में इकट्ठा बिजलियां अचानक से आसमान में जाने लगी, जो देखते ही देखते 1000 फुट बड़ी बिजली सील में बदल गई। उस सील में बेशुमार जानलेवा शक्तियां मौजूद थी, जो तेजी से सातवें राजा की तरफ बढ़ने लगी। उस सील के आगे बढ़ने पर पूरा इलाका धंसने लगा और वहां एक खाई तैयार होने लगी। जानलेवा हमले को अपनी तरफ आते देख सातवें राजा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने अपनी बची कुची शैतानी शक्तियां अपने शरीर से बाहर निकाली, मगर इतने हमलों के बाद उसकी शैतानी शक्तियां काफी कमजोर हो गई थीं। देखते ही देखते वो बिजली सील उसके पास आ गई, जिस वजह से सातवां राजा अपने दांत पीसने लगा। आखिरकार वो बिजली सील उससे टकराने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो सातवें राजा को कुचल कर रख देती, अचानक से सातवें राजा के पीछे का आयाम चरमराने लगा। उस जगह पर एक बहुत बड़ी दरार नजर आई, जिसमें से 1000 फुट बड़ा शैतानी हाथ बाहर आया। उस शैतानी हाथ में इस कदर ताकत थी कि वो उस बिजली सील से टकराने के बावजूद उस हमले को नाकाम करने में कामयाब हुआ। इस अचानक से हुई हरकत से छोटू और उसके साथियों के चेहरों पर हैरानी दिखने लगी।
उनकी नजरें तुरंत 7वें राजा के पीछे आई दरार के पास पड़ी, जहां से वो बड़ा सा हाथ बाहर निकला था। अब उस जगह पर सभी को काले रंग का एक शरीर नजर आने लगा। उस शरीर ने मुस्कुराते हुए बिजली महंत से कहा, तुमसे मिले हुए कितने साल हो गए बिजली महंत, तुम आज भी उतने ही बेरहम हो जितने कि पहले थे। इस पर बिजली महंत ने गौर से उस शरीर की तरफ देखा और उसकी आवाज सुनकर अचानक से बिजली महंत के चेहरे की बेरहमी और ज्यादा बढ़ गई। फिर इस बेरहमी के साथ उसने कहा, 5वें राजा, अच्छा हुआ जो तुम आ गए, कम से कम कोई तो ठीक ठाक शैतान मेरे सामने आया। वहीं बिजली महंत की बात सुनकर दरार से आया शैतान हंसने लगा और उसने अपनी बात आगे कही, बिजली महंत, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अगर मैं 7वें राजा को बचाना चाहूं तो तुम मुझे ऐसा करने से हरगिज नहीं रोक पाओगे। इसलिए अपनी ताकत बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, हमारी हैवान कोठरी और तुम महंतों के बीच की जंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तब देखते हैं किसमें कितना दम है। इतना कहकर उसकी नजर छोटू और उसके साथियों की तरफ हुई और उस शैतान ने गौर से छोटू को देखकर कहा, तुम ही वो ध्रुव रायजादा हो ना? कमाल है, यकीन नहीं होता कि 7वां राजा भी तुम्हें खत्म करने में नाकाम रहा। अपने आप को खुशकिस्मत समझो लड़के, क्योंकि अगली बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। ये कहते ही उसने अपना हाथ लहराया, जिससे निकलती शैतानी शक्तियां एक झटके में 7वें राजा को घेरने लगी। उसके बाद दोबारा 7वें राजा के पीछे का आयाम चरमराने लगा और वो दोनों वहां से जाने लगे। लेकिन बिजली महंत ने ऐसा होते हुए थे तुरंत एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इस मुक्के के आसपास मौजूद बिजलियां एक झटके में आगे बढ़ने लगी और किसी खतरनाक जानवर की तरह 5वें राजा से टकराने लगी। अपने ऊपर ऐसा हमला होते देख 5वें राजा ने हंसकर कहा, आज भी बातें तुम्हारी समझ नहीं आती बिजली महंत, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ है मुकाबला करने का। तुम बस इंतजार करो बिजली महंत, इस बार हम अंधेरे के गुलाम हजारों साल पहले हुई जंग का अंजाम बदल कर रहेंगे। इस बार जीत अंधेरे की होगी। उसकी शैतानी शक्तियों से एक बहुत बड़ा दैत्य कमल तैयार हुआ, जिसने बिजली महंत के हमले को एक झटके में रोक दिया। उसके बाद 5वां और 7वां राजा दरार से होते हुए गायब हो गए। उनके जाने के बाद वो इलाका पहले जैसा हो गया, मगर बिजली महंत तो लगातार उस जगह पर देखता गया जहां 5वां राजा गायब हुआ था। उसने तुरंत अपनी उंगलियों से एक छोटी सी बिजली निकाली, जो आयाम को चीरते हुए न जाने कहां गायब हो गया। ऐसा करते ही वो पीछे मुड़ा और उसने छोटू की तरफ देखकर कहा, तुम वही ध्रुव रायजादा हो जिसका जिक्र मुझसे अग्नि महंत ने किया था। इसका मतलब तुम ही बिजलीधार प्राचीन निशान के नए मालिक हो। जब छोटू ने उसकी बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हुआ। वो समझ गया था कि बिजली महंत उसके शरीर में मौजूद बिजलीधार प्राचीन निशान को अच्छी तरह पहचान गया था, मगर उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि महंत ने उसे छोटू के बारे में काफी कुछ बता रखा था। छोटू ये तो नहीं जानता था कि अग्नि महंत ने उससे क्या क्या कहा था, लेकिन फिर भी छोटू ने इज्जत के साथ कहा, आपकी इस मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बिजली महंत। उसकी इस बात पर बिजली महंत ने अपनी गरजती हुई आवाज में कहा, अंधेरे के गुलामों को खत्म करना मेरा फर्ज और मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बहुत वक्त बिताया है इनकी तलाश में। वो तो तुम्हारी वजह से ये आज बाहर आए और मुझे इनका नामो निशान मिल गया, इसलिए तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूं तो यह बात हैरान करने वाली है कि तुम अपनी मौजूदा शक्तियों के बावजूद 7वें राजा का शैतान रक्षक कवच तोड़ सके। लगता है कि तुम उतने ही लाजवाब हो जितना अग्नि महंत मुझे बता रहा था। बिजली महंत अंधेरे के गुलामों से बहुत बार टकरा चुका था, इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि शैतान रक्षक कवच कितना मजबूत था। बल्कि यही वजह थी जिसके चलते 7वां राजा बिजली महंत से टकराने के बाद भी जिंदा बच पाया था। ऐसे में छोटू अपनी शक्तियों के बल पर उस कवच को तोड़ सका, ये वाकई हैरान कर देने वाली बात थी। वहीं उसकी बात पर छोटू मुस्कुराता रहा। उसे पता था कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि उसने दोनों प्राचीन निशानों की शक्तियों को पूरी तरह चूस मारा था, जो शिखर तकनीक की वजह से हो पाया था। देखा जाए तो वो हमला छोटू का आज तक का सबसे ताकतवर हमला था। इसके बावजूद वो बस 7वें राजा को जख्मी कर पाया था। इतने में बिजली महंत ने कुछ सोचते हुए पूछा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं बिजलीधार प्राचीन निशान देख सकता हूं? यह सुनकर छोटू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बिजलीधार प्राचीन निशान को बाहर निकाला। वो निशान बाहर आकर एक पल में हवा में तैरने लगा, जिसके बाद बिजली महंत के पास जाने लगा। बिजली महंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने उस निशान को छूकर कहा, बहुत वक्त हो गया दोस्त तुमसे मिले हुए। इस वक्त बिजलीधार प्राचीन निशान कांप रहा था, जैसे वो भी बहुत खुश हो गया था। उस प्राचीन निशान की अपनी आत्मा होती थी, इसलिए अपने पहले मालिक को देखकर वो भी जज्बाती हो गया था।
बहुत देर तक उस प्राचीन निशान को अच्छी तरह छूने के बाद बिजली महंत ने उसे वापस छोटू के पास भेजकर कहा, तुम बिजलीधार प्राचीन निशान के नए मालिक हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ जुड़ी जिम्मेदारियों का भी पता होगा। उम्मीद करता हूं कि तुम इसके नाम पर किसी तरह का दाग नहीं लगाओगे। इतने में छोटू ने उस प्राचीन निशान को वापस हासिल किया और उसे गौर से देखकर बिजली महंत से पूछा, क्या आप ये प्राचीन निशान वापस नहीं चाहते हैं? आखिर बिजलीधार प्राचीन निशान के बिना था कि अग्नि महंत और बिजली महंत प्राचीन निशानों को वापस हासिल करने में ज्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं रखते थे। इन निशानों की शक्तियां पहले ही दोनों महंतों के शरीर में चली गई थीं। इसलिए बिजली महंत ने अपनी बात आगे कही, लेकिन प्राचीन निशानों से दूर होने पर भी उनकी शक्तियां इस्तेमाल कर पाने वाले सिर्फ वही योद्धा होंगे जो प्राचीन निशानों पर सबसे ज्यादा महारत हासिल कर चुके होंगे। भले इन प्राचीन निशानों ने हमारे बाद भी बहुत से मालिक देखे होंगे, मगर शायद ही कोई ऐसा रहा होगा जो हमारी जितनी महारत इन निशानों पर हासिल कर पाया हो। तुम्हें देखकर लगता है कि शायद आगे जाकर तुम भी ऐसी महारत हासिल कर पाओ। और तो और तुम्हारे शरीर में 2 प्राचीन निशान मौजूद हैं, इसलिए अगर तुम दोनों पर महारत हासिल कर लो तब तुम क्या क्या कर पाओगे, इस बारे में सोचना भी काफी मुश्किल है। ये सुनते हुए छोटू चुपचाप अपना सर हिलाने लगा। वो पहले ही प्राचीन निशानों पर काफी अच्छी महारत हासिल कर चुका था, लेकिन क्योंकि उसके पास 2 प्राचीन निशान थे इसलिए वो किसी एक पर सबसे ज्यादा महारत हासिल नहीं कर पाया। अपनी बात कहकर बिजली महंत एक पल के लिए खामोश हो गया, जिसके बाद उसने छोटू को देखकर कहा, अग्नि महंत मुझे बर्फ की मलिका के बारे में बता चुका है, बाकियों को भी इस बारे में पता चल ही जाएगा जब वो जागेंगे। हम मौजूदा हालात को देखकर काफी हैरान हैं। शुरू में हमें लगा था कि पुनर्जन्म लेने के बाद भी बहना किसी से इतना प्यार नहीं करेगी, लेकिन ये सब कैसे हुआ पता नहीं। खैर, हम इस बारे में फिलहाल ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल बहना वापस लौटेगी। इस दुनिया को उसकी बहुत जरूरत है ध्रुव। ये सुनते वक्त छोटू ने एक नजर अरान्या की तरफ देखा, जिसका ध्यान किस्मत से जंगलों की तरफ था। जब छोटू को समझ में आया कि अरान्या इस वक्त उनकी बातें नहीं सुन रही थी, तो उसने गहरी सांस लेकर धीमी आवाज में कहा, मैं जानता हूं, लेकिन इसे बदलने के लिए मैं अपने तरीके आजमा कर रहूंगा। आप महंतों को भले ही ये बात मजाक लगे, लेकिन चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, मैं हार नहीं मानने वाला। वैसे अब आपका कहां जाने का इरादा है? इस पर बिजली महंत ने छोटू को बताया, कुछ देर पहले, यानी शैतानों के रहस्यमयी आयाम में गायब होने से पहले मैंने 7वें राजा पर अपनी बिजली सील चढ़ा दी थी, इसलिए मुझे उसका पता लगता रहेगा। मैं जाकर देखता हूं कि आखिर ये शैतान क्या तैयारियां कर रहे हैं। ये कमबख्त शैतान इतने सालों से छुपे हुए हैं, इस बारे में जानकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उसकी बात पर छोटू हैरान रह गया। तो क्या इसका मतलब आप उन शैतानों को ढूंढने अकेले जाएंगे? छोटू जानता था कि बिजली महंत बहुत ताकतवर था, लेकिन हैवान कोठरी भी कोई मामूली दल नहीं था। हाल ही में छोटू के सामने दिखा 5वां राजा ही इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो अकेला ही बिजली महंत को टक्कर दे सकता था। यही नहीं, हैवान कोठरी में 5वें राजा से भी ज्यादा ताकतवर 4 और राजा थे। इन लोगों से बिजली महंत अकेला तो नहीं टकरा पाता। वहीं छोटू को थोड़ा परेशान होते देख बिजली महंत ने कहा, हैवान कोठरी के सबसे ताकतवर लोगों को उस वक्त बहुत नुकसान पहुंचा था।
इसलिए वो सभी इस वक्त कोशिश में लगे होंगे पूरी तरह ठीक होने की। ऐसे में हैवान कोठरी के सबसे ताकतवर लोग मुझ अकेले से टकराने के लिए बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतने वक्त तक छुपे ही नहीं होते। और वैसे भी अगर मैं किसी खतरे में पड़ भी गया तो भी ताकतवर से ताकतवर राजा, फिर चाहे वो असुर राजा ही क्यों ना हो, मुझे वहां से भागने से रोक नहीं पाएगा। बिजली महंत की बातों में उसका गुरूर साफ झलक रहा था। जाहिर सी बात थी कि बिजलियों को इतनी अच्छी तरह काबू करने का मतलब था कि उसकी रफ्तार 8 महंतों से भी काफी तेज थी। ऐसे में उसे पकड़ना आसान नहीं होता। वहीं असुर राजा का नाम सुनकर छोटू के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखी, जिसे देखकर बिजली महंत ने उसे समझाया। असुर राजा हैवान कोठरी का राजा है और उससे निपटना बहुत मुश्किल है। हजारों साल पहले गुलामों का सरताज, या कहूं अंधेरे के गुलामों में सबसे ताकतवर, यह असुर राजा ही था। उस वक्त मैं उससे टकराया था, लेकिन उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। मगर बहना से टकराने पर वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए शायद वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर वो ठीक हो गया तब तो सिर्फ बहना ही उसे संभाल सकेगी। लेकिन जब बहना जागेगी तब। बिजली महंत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया जब उसने छोटू के चेहरे पर छाई परेशानी को देखा। फिर उसने अपनी बात बदल कर कहा, खैर मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। हैवान कोठरी तुम्हें खत्म करने के मकसद में इस बार नाकाम रही, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ वक्त तक तो वो दोबारा ऐसी कोई कोशिश करेंगे। अब वो तब तक शांत रहेंगे जब तक कि हैवान कोठरी के सबसे ताकतवर शैतान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अपनी बात कहकर वो छोटू के लिए रुका भी नहीं और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने पर छोटू गौर से उस जगह पर देखने लगा जहां से 7वां राजा गायब हुआ था। इस बारे में सोचकर छोटू के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, जिसके साथ उसने कहा, पता नहीं अंधेरे के गुलाम किस वक्त बाहर निकलने वाले हैं। तब तो दुनिया की सबसे बड़ी जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। क्या होने वाला है छोटू के इस रोमांचक सफर में आगे, और कैसे ताकतवर बन पाएगा वो ताकतवर अंधेरे के गुलामों के जागने से पहले, जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 7वें राजा के चोरी छुपे हमले करने के बाद से अंधकार शहर की सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, लेकिन छोटू और बाकी लोग समझ गए थे कि इस सुरक्षा का 7वें राजा जैसे ताकतवर शैतान पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए सभी को अपनी शक्तियों पर ही भरोसा करना पड़ता। किस्मत से 7वां राजा अपनी पिछली कोशिश में नाकाम रहा था और साथ ही बुरी तरह जख्मी भी हो गया था, इसलिए हैवान कोठरी कुछ वक्त तक तो हमला करने के बारे में नहीं सोच सकती थी। इस दौरान छोटू और बाकी लोग अंधकार शहर में एक दिन के लिए रुके। वहीं अंधकार महल में अब कोई भी गुड़िया के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करने वाला था, इसलिए आखिरकार छोटू गुड़िया को वापस पूर्वी हिस्से ले जा सकता था, परिवार वालों के पास। अंधकार शहर के आसमान में एक धुंधली जगह थी जहां पर आयामी दरवाजा मौजूद था। उस दरवाजे से आयामी शक्तियां निकल रही थीं, जिससे थोड़ी दूरी पर खड़े एक बुजुर्ग ने गुड़िया की तरफ देख कर कहा, लीडर, आयामी दरवाजा अब तैयार हो गया है, आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पर गुड़िया ने बात को समझते हुए अपना सिर हिलाया और बुजुर्ग से कहा, बुजुर्ग, जितने वक्त तक मैं बाहर रहूंगी तब तक आप मेरी जगह अंधकार महल को संभालेंगे। अगर यहाँ कोई भी हादसा हुआ तो तुरंत वो पत्थर तोड़ दीजिएगा जो मैंने आपको दिया है, और मैं जल्द से जल्द यहाँ लौट आऊंगी। उसकी बात पर उस बुजुर्ग ने इज्जत भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया। वहीं उससे अपनी बात कहकर गुड़िया मुस्कुराते हुए उस आयामी दरवाजे के पास जाने लगी, और वहां जाते ही उसने कहा, चलिए ध्रुव भैया, घर चलते हैं। गुड़िया की मुस्कुराहट देखकर छोटू और अरान्या भी मुस्कुराते हुए उस आयामी दरवाजे के अंदर चले गए। वो तीनों धुंधली जगह में जाकर सभी की नजरों से गायब हो गए, और वहां सिर्फ वो धुंधलाहट दिखती रही। जब छोटू और बाकी दोनों आयामी सफर तय करके पूर्वी हिस्से पहुंचे तब तक 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन चाहे कुछ क्यों ना हुआ हो, यह तरीका मामूली तरीकों से बहुत ज्यादा कारगर साबित हुआ, क्योंकि तीनों का काफी समय और मेहनत बच गई। सिर्फ यही नहीं, अब उस जगह पर आयामी ठप्पा भी छूट गया था, जिसका मतलब उस जगह पर जाने के लिए अब छोटू को हजारों पहाड़ पार करके नहीं जाना पड़ता। पूर्वी हिस्से में आसमान धुंधलाने लगा और उसमें से छोटू सबसे पहले बाहर आया। उसके बाद उसने आसपास नजरें घुमाते हुए उत्तरी दिशा में देखकर कहा, यह जगह कौन सी है? इस पर अरान्या ने भी उस ओर नजरें घुमाई और तुरंत छोटू को जवाब दिया, मेरे ख्याल से यह शैतानी इलाका है। शैतानी इलाके के बारे में सुनकर छोटू और गुड़िया दोनों आ भरने लगे। वो जगह उनके दिल और दिमाग में गहरी छाप छोड़ गई थी, क्योंकि 3 साल पहले छोटू और उसके दोनों भाई यहीं से जान बचाकर भागे थे। इतने में छोटू ने उस दिशा में देखकर कहा, अब जो कि हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो चलो शैतानी इलाके की गहराई में चलते हैं, वहां जाकर मैं बुजुर्ग फानिब से भी मिल लूंगा। छोटू को याद था कि बहुत वक्त पहले बुजुर्ग फानिब को अपना शरीर कुर्बान करना पड़ा था अंधेरे के गुलाम को रोकने के लिए। तब छोटू को लगता था कि ऐसे शैतानों को कभी हराया नहीं जा सकता था, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके थे। अरान्या और गुड़िया ने भी उसकी बात के लिए मना नहीं किया और वो दोनों अपना सिर हिलाते हुए उसके साथ जाने लगी।
कुछ ही मिनटों में वो तीनों हजारों मील की दूरी मिटाकर देखने लगे कि उनके सामने एक बहुत बड़ा शहर आ गया था। वो शहर छोटू को बड़ा ही पहचाना लगा, जहां धीरे धीरे छोटू को एक प्राचीन कवच भी दिखाई देने लगा। पिछली